अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 5 और यूनिट नंबर 4 9th बायोलॉजी के उर्दू लेक्चर्स में आज हम अपने ऑर्गेनीज जो अभी ऑर्गेनीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये वो वाली ऑर्गेनी है जो कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस से लेकर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के यहाँ सेंटर में जो जहां पर साइटोप्लाज्म होता है ये पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो 2 टाइप्स बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसकी जो 2 टाइप्स है इसकी अपीयरेंस की बिना पे, यानी इसकी जो खासियत है या साख कह लो कि इनकी साख कैसी, इस बिना पे इनकी 2 टाइप्स बनाई गई हैं। एक को कहा गया है रफ और एक को कहा गया है स्मूथ। जो रफ है उसको रफ इस वजह से कहा गया है क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, राइबोसोम एक दानेदार साख्त है, दानेदार साख्त होने की वजह से राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो साख्त थोड़ी खुरदरी लगती है, मतलब स्मूथ नहीं लगती, तो इस वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम ये होता है कि राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की तैयारी करवाती है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप इसको यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, आपको इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हो, और ये जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल स्मूथ इलाका, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होती है, इसकी जो साख्त होती है वो खुरदरी नहीं होती, दानेदार नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, इस वजह से इसको स्मूथ कहा गया है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स आते हैं ये इनके असर को ज़ायल करता है। उसके बाद ये लिपिड्स की जो तोड़ फोड़ है, लिपिड को ड्रॉप कतरों में तकसीम करता है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि जो भी सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं उनको ये ज़ायल करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अगली जो हमारे ऑर्गेनिज्म है गोल्जी अपरेटस। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फेल है वो कनेक्टेड है जो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को गोल्जी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, और इसी दरियाफ्त की बिना पर कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज भी मिला था। कैमिलो गोल्जी की वजह से इस का नाम भी जो है वो गोल्जी अपरेटस रख दिया गया। कैसे कि ये जो गोल्जी अपरेटस है ये चिपटी थैलेनुमा साख्त होती है, ये चिपटी थैलियां होती हैं, इसके एक चिपटी थैली को हम सिस्टर्नी कहते हैं, और ये जो सिस्टर्नी का पूरा मजमुआ है इसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। होता क्या है कि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है ये स्मूथ ये गोल्जी अपरेटस से होता हुआ इसे गुजरता है। गोल्जी अपरेटस इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा देती है और ये बन जाती है थैलीनुमा, तो उन थैलियों को हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। फिर ये थैलियां जब ये आती हैं तो इनके अंदर मटेरियल महफूज हो जाता है। अब मटेरियल 2 तरह का बनता है, कुछ मटेरियल गोल्जी अपरेटस बनाता है जो कि सेल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और कुछ मटेरियल वो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आकर और जिस्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। तो ये जो काम था ये किसका था? गोल्जी अपरेटस का। उसके बाद जो अगली हमारी ऑर्गेनी है वो है लाइसोसोम। देखिए स्टूडेंट, जो लाइसोसोम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो का मतलब है तोड़ना और सोम्स का मतलब है बॉडी, यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है तोड़ने वाली बॉडी या तोड़ने वाला जिस्म। तो इसका काम ये होता है कि लाइसोसोम के अंदर वो अज्जा होते हैं, वो केमिकल अज्जा होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, किसी जिस्म को की तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं। अब जैसा कि ये जो आपको नजर आ रही है गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस ने क्या बना दिए? तोड़ने वाले एंजाइम बना दिए। वो तोड़ने वाले एंजाइम लाइसोसोम कहलाते हैं, तोड़ने वाला जिस्म है ये। अब खुराक का मटेरियल आता है जब सेल के अंदर, तो ये तोड़ने वाले एंजाइम उसके साथ जुड़ जाएंगे, ये उसके साथ जुड़ा, उसके बाद यही एंजाइम का इस खुराक को तोड़ दिया, ये खुराक टूट गई, इसको फिर सेल क्या करता है? अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो लाइसोसोम का मेन काम एक ये है कि ये खुराक को, फूड जो आती है उसको तोड़ फोड़ करता है। दूसरा ये जो जहरीला मटेरियल जो सेल के अंदर आता है ये उसको भी तोड़ देता है, उसके असर को भी जाहिर कर देता है। तो ये जो था ये लाइसोसोम था जो कि
सेल ऑर्गेनिज्म में शामिल हो जाता है। उसके बाद कुछ सेंट्रोल्स भी थे, वैक्यूल भी थे, उसकी आप डेफिनेशन याद कर लें, वो बहुत ईजी है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो थी हमारी ऑर्गेनिज थी। उसके बाद एक अहम टॉपिक, एक अहम सवाल है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है और लॉन्ग के लिए भी अहम है, जो कि है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क। ये जो स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है उस स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के फर्क के बारे में कहा गया है कि ये भी मौजूद होगा और ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या है, बुनियादी फर्क। तो सबसे पहले देखते हैं पहला फर्क न्यूक्लियस का फर्क है। और ये सबको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं इनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में वाज़ेह न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के ऊपर जो दीवार होती है, बैरूनी दीवार, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, वो मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियर एनवलप मौजूद ना होने की वजह से इनके जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियर नहीं होता, उनकी कोई खास शेप नहीं होती। तो इस वजह से प्रोकैरियोटिक के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप मौजूद होती है, वो उसको बाकायदा गोल शेप देती है। तो ये इस वजह से जो यूकैरियोटिक होते हैं उनका न्यूक्लियस वाज़ेह होता है और प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता। एक ये फर्क है। दूसरा फर्क ऑर्गेनेलिज का है। देखिए स्टूडेंट, जितनी भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, यानी वो जो ऑर्गेनेलिज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, वो सारी की सारी ऑर्गेनेलिज सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर ही पाई जाएंगी, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाई जाएंगी। सिर्फ एक मेम्ब्रेन ऐसी है, एक ऑर्गेनेलिज ऐसी है जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पाई जाती है, यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाती है, और वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम थोड़ा छोटा होता है और यूकैरियोटिक का राइबोसोम जो होता है वो बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें साइज की कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है और यूकैरियोटिक का साइज कितना होता है, तो स्टूडेंट बुक के अंदर ये बताया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल 10 गुना छोटा होता है। ये मैं थोड़ा तब्दील करके कर दिया है। यूं समझ लें कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है। उसके बाद हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो सब में है, यानी आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, लेकिन इनके जो डिफरेंस है वो उनकी केमिकल बनावट में है। अगर हम प्लांट्स की सेल वॉल की बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। फंजाई की बात करें तो उसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसकी सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकैन के केमिकल से बनी हुई है। तो ये डिफरेंसेस थे जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो वाज़ेह फर्क बयान करते हैं। तो इसको लॉन्ग के लिए आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर कोई इसमें आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी लाजमी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।